हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ कॉन्सेप्ट बाय सुमित शर्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th फिजिक्स का सेकंड लेक्चर। देखो, हमने इस क्लास 11th के लिए सीरीज स्टार्ट की थी, उसके अंदर फर्स्ट लेक्चर किया था। उसके अंदर मैं इंट्रोडक्शन पढ़ा था साइंस के बारे में, साइंस क्या है। साइंस के बाद हमने पढ़ा फिजिक्स क्या है। उस चीज़ को आगे बढ़ाते हम करते हैं फिजिकल वर्ल्ड का अपना सेकंड लेक्चर, ठीक है। उसके बाद हमें करना है मेजरमेंट। तो पहले हम क्या करेंगे, जो फिजिकल वर्ल्ड है उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मेजरमेंट वाला हम पार्ट करेंगे। तो हमने कल किया था फिजिक्स के ब्रांच पढ़ी थी हमने, दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था। एक तो क्या था अपने पास क्लासिकल, एक क्या था मॉडर्न फिजिक्स, दो टाइप से पढ़ा था। तो आज हमें पढ़ना है जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स का रिलेशन क्या है, फिजिक्स की स्कोप क्या है, भाई किस किस के साथ ही रिलेटेड है, किस काम में आती है, भाई किस एक पर्टिकुलर वे में काम करती है, या फिर मल्टीपर्पज सब्जेक्ट है, बहुत सारे जो काम होंगे, बहुत सारे जो फंक्शंस होंगे उनके अंदर काम में आती है, वो जानते हैं, ठीक है। तो आज का अपना फर्स्ट टॉपिक क्या है, जो फिजिक्स है इन रिलेशन टू अदर साइंस बोल सकते हैं, अदर थिंग्स। जो फिजिक्स है अदर किन साइंस से रिलेटेड है और कैसे रिलेटेड है वो जानते हैं, ठीक है। नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन ही चाहिए, इसका भी कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है। देखो आप यहाँ से सबसे पहले देखते हैं अपने पास मैथमेटिक्स। जो फिजिक्स है, फिजिक्स किससे रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से। अब देखो जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स से कैसे हुआ, हमें पता है जो फिजिक्स है, साइंस को हम क्या मानते हैं, कॉन्सेप्ट प्लस मेजरमेंट भी चाहिए ना अपने को। सारे के सारे मेजरमेंट किस में आते हैं, मैथमेटिक्स में आते हैं। तो अपने पास जो मैथमेटिक्स होगा, मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशंस हैं वो फिजिक्स के अंदर काम में आती है ना। तो जितने भी फिजिसिस्ट हैं वो ज़्यादातर मैथमेटिशियन भी पाते हैं, मैथमेटिशियन भी होते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा आजकल की जो संस्थाएं जैसे नासा है, इंडिया की इसरो है, उन सभी के अंदर जो कैलकुलेशंस की जाती हैं, कैलकुलेशंस कौन करते हैं, मैथमेटिशियन ही तो करते हैं ना। फिजिक्स का कंसेप्ट होगा, भाई आपको रॉकेट लॉन्च करना है या कोई मिसाइल लॉन्च करनी है, तो उसके अंदर कैलकुलेशन क्या हो, कितने टाइम से कैसे पहुंचेगा, वो सारा का सारा मैथमेटिक्स के थ्रू होता है, ठीक है। जो अपनी फिजिक्स है, फिजिक्स के साथ रिलेटेड हुई, मैथमेटिक्स के साथ रिलेटेड हुई ना। तो देखो अपने पास सेकेंड क्या है, केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री के अंदर तो हम सारा केमिकल्स पढ़ते हैं, बट उसके अंदर भी फिजिक्स आती है। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर बताना आपको, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, जैसे NaCl को हम, जैसे अपने पास एक बीकर के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, एक को हमने क्या कर दिया सोडियम पॉजिटिव मान लिया, दूसरे को नेगेटिव, कैथोड होता है, एक एनोड होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस जो फेनोमेना किसके अंदर आता है, केमिस्ट्री के अंदर, बट किसके बेस पे, तो फिजिक्स के थ्रू होता है ना। करंट की जरूरत होती है वहाँ पे, और करंट हम किसके अंदर स्टडी करते हैं अपने पास से, फिजिक्स के अंदर। उसके अलावा रेडियो एक्टिविटी। अब देखो रेडियो एक्टिविटी के थ्रू ही तो अपने पास अल्फा बीटा गामा रेज हम निकालते हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर, जिनको हम यूज करते हैं, वो भी किसके अंदर आता है, केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री किससे रिलेटेड है, फिजिक्स से। फिजिक्स किससे रिलेटेड है, केमिस्ट्री से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजिकल साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस जैसे बायो होती है ना, मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल की टर्म देखें तो मेडिकल के अंदर देखो आपने माइक्रोस्कोप देखा होगा, माइक्रोस्कोप का यूज करके आप बहुत सारी टेस्टिंग करते हैं लैब के अंदर। जो लेबोरेटरी होती है ना, लेबोरेटरी के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्कोप होता है। माइक्रोस्कोप किसकी देन है, फिजिक्स की देन है। फिजिक्स के थ्रू तो आप ऑप्टिक्स के अंदर आप पढ़ोगे, 12th क्लास के अंदर आता है माइक्रोस्कोप, कैसे माइक्रोस्कोप वर्क करता है। माइक्रोस्कोप के थ्रू तो हम लैब के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग कर पाते हैं, तो वो किसके अंदर आएगा, बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस किससे रिलेटेड होगी, फिजिक्स से। या इसके अलावा देखो एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे क्या होती है, अपने पास जो रेज आती है ना, EM वेव्स आएंगे, उनके अंदर आप पढ़ोगे भाई एक्सरे है, अल्फा रेज हैं, बीटा रेज हैं, गामा रेज हैं, वो सारे के सारे किसी फिजिक्स के थ्रू है। रेडियो एक्टिविटी, और रेडियो एक्टिविटी का एक काम हम क्या यूज करते हैं, अपने पास बायो के अंदर एक्सरे होगा, एक्सरे के अंदर भी तो फिजिक्स है। फिजिक्स की जो अपने पास टेक्नोलॉजी का यूज करके जो अप्लायंसेज बनाए गए हैं, उन्हीं का यूज किसके अंदर करते हैं, बायोलॉजिकल साइंस में। तो फिजिक्स से रिलेटेड हो गई बायोलॉजिकल साइंस से। नेक्स्ट देखो एस्ट्रोनॉमी के अंदर देखो आप, जो अपने पास बड़े बड़े प्लेनेट हैं, उन प्लेनेट की स्टडी करने के लिए अपने पास कोई डिवाइस चाहिए ना, और वो डिवाइस कौन सी होती है, टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप किसके द्वारा, टेलीस्कोप वो किससे बनाया गया, फिजिक्स से। फिजिक्स के जो अपने पास फेनोमेनाज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनका यूज करके हमने टेलीस्कोप बनाया। उस टेलीस्कोप के हिसाब से हम कैलकुलेशन करके जो प्लेनेट हैं उनके बारे में जानकारी ले पाते हैं। तो जो है वो भी किससे कनेक्ट हो गई, फिजिक्स से। इसके अलावा अलग ऐसे लाइफ के इवेंट है जिनके अंदर फिजिक्स हो, क्योंकि जो फिजिक्स है ही क्या, नेचर और नेचुरल फेनोमेना है। तो सारे के सारे फिजिक्स से है। इसके अलावा देखो अपना मोस्ट इंपोर्टेंट क्या, टेक्नोलॉजी। फिजिक्स का रोल किसके अंदर है, टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी देखोगे, जो अपने पास स्टीम इंजन है, हवाई जहाज है, या कोई मशीन है, मान सकते हो आप, जैसे देख लेते हैं स्टीम इंजन, ठीक है। इसके अलावा एरोप्लेन,
इसके अलावा ट्रेन बोल सकते हैं, बाइक, स्कूटर, ये जितनी भी अपने पास अप्लायंसेज हैं जो हम ज़्यादातर यूज करते हैं। तो जो अपने पास फिजिक्स है ना, फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है टेक्नोलॉजी के अंदर। जैसे रॉकेट लॉन्चिंग है, रॉकेट लॉन्च किया जाता है किसके थ्रू? भाई टेक्नोलॉजी, नई टेक्निक, मोबाइल बनाए जाते हैं 3G 4G 5G, उसके अंदर भी जो कैलकुलेशंस हैं, जो मेथड है, जो डिवाइसेज हम यूज करते हैं, वो सारे के सारा किसकी देन है? फिजिक्स की। तो फिजिक्स किससे रिलेटेड है? टेक्नोलॉजी से। तो टेक्नोलॉजी के अंदर देखिए ना, तो फिजिक्स का बहुत बड़ा अहम रोल है। यदि फिजिक्स नहीं होती तो हम इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये हमने देखा भी जो फिजिक्स है किस टाइप से अलग अलग साइंस के साथ रिलेटेड है। अब देखो हम जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट में अभी करेंगे भाई जो अपने पास फिजिक्स है, फिजिक्स से रिलेटेड जो अपने पास नेचुरल या बोल सकते हैं नेचर के अंदर पाए जाने फंडामेंटल फोर्सेज पढ़ेंगे। वो फंडामेंटल फोर्सेज कौन कौन से हैं? हम 4 टाइप के पढ़ेंगे, और चारों के चारों कि हम नॉर्मल सी कुछ बातें जानेंगे, और बाकी जो डिटेल्ड के अंदर है ना, आप जैसे जैसे +1 पढ़ोगे, 1-2 +1 में पढ़ पाओगे, उसके बाद +2 के अंदर जो फंडामेंटल फोर्सेस है ना, उनके बारे में डिटेल्ड जानकारी आपको जो आपके चैप्टर्स आएंगे उनके अंदर मिलेगी। तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करना किससे रिलेटेड बोला है वो देखते हैं। अभी देखते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, जो अपने पास मुख्य रूप से जो बिल्कुल बेसिक होगा फिजिक्स का, फिजिक्स के अंदर जो बेसिक फोर्सेज लेके चलते हैं, बोल सकते हैं फंडामेंटल जो फोर्सेज होते हैं उनको पढ़ना है। ठीक है, जर्नल सिक्योरिटी जानेंगे उनके बारे में, ज़्यादा डिटेल में हम उनके बारे में नहीं जानेंगे, ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब अपने पास वो चैप्टर के अंदर आएंगे, पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर उनकी स्टडी की जाएगी। ठीक है, तो देखो आप सबसे पहले पढ़ना क्या? ग्रेविटेशनल फोर्सेज। ग्रेविटेशनल फोर्सेज आपको पता है ग्रेविटी से रिलेटेड, आपने 9th क्लास में पढ़ा हो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर। वहाँ पे क्या था? 2 मासेज के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, सेकंड क्या पढ़ना है? वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। जो न्यूक्लियर का मतलब क्या? न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स हो कैसे होने चाहिए? वीक। वीक जो फोर्स होते हैं न्यूक्लियर के अंदर वो कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, थर्ड अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मीनिंग है जहां पे चार्ज आएगा, इलेक्ट्रो का मतलब क्या? चार्ज। मैग्नेट क्या? मैग्नेट की वजह से जो फोर्सेज लगेंगे वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। जो न्यूक्लियर फोर्सेज हमने देखो ऊपर के लिए वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, और उसके बाद क्या? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। तो इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, क्या? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। तो सबसे पहले जानते हैं हम अपना जो फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्सेज। ग्रेविटेशनल फोर्सेज के बारे में जाने तो आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आपको बताता है फोर्स इक्वल्स टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। याद है ना, 9th क्लास में पढ़ा था। जो फोर्स होता है 2 मासेज के बीच, जैसे एक मास अपने पास यहाँ पे है, एक यहाँ पे, ये क्या है? m1, ये क्या है? m2, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? r। इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है? वीकेस्ट फोर्स है भाई। क्या है? वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। सबसे कमजोर फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अभी किन के बीच लगता है? 2 मासेज के बीच लगता है। हमेशा कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है। कैसा होता है? अट्रैक्टिव। ये फोर्स हमेशा कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा, कभी भी रिपल्सिव नहीं होगा। 2 मासेज के बीच लगता है, और बोल सकते हैं सेंट्रल फोर्सेज बोल सकते हैं। कैसे? सेंट्रल फोर्सेज हैं। अब सेंट्रल फोर्सेज है ना, और देखो लार्ज रेंज, बहुत ज्यादा रेंज तक, जैसे अपने पास आपको पता है भाई जो अर्थ है वो अर्थ किसके ऊपर लगा रही है ग्रेविटेशन का फोर्स? सन के ऊपर। सन किसके ऊपर लगा रहा है? अर्थ के ऊपर। तो इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस तक ये फोर्स लगते हैं। ठीक है, तो अपने पास जर्नल सी चीज क्या जानी? ग्रेविटेशन फोर्स क्या? वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, सबसे कमजोर। कौन से लॉ से पता चलता है? ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। F इक्वल्स टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, G क्या था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर देखा 2 मासेज के बीच हमेशा कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। और कैसा? सेंट्रल फोर्सेज होंगे। सेंट्रल का फोर्सेज का मीन क्या? यहाँ से इसके सेंटर से सेंटर के ऊपर करेगा, शेप के ऊपर कोई ज्यादा डिपेंड नहीं करता, उसका जो सेंटर ना वो सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वीकेस्ट फोर्स कौन सा आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्सेज। सेकंड क्या था? वीक न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स।
अब देखो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स मैक्सिमम टाइम देखे जाते हैं जब किसी एक एलिमेंट के ऊपर अल्फा डीके होता है। क्या होता है? अल्फा डीके, सॉरी बीटा डीके। जब बीटा डीके होता है ना, तब अपने पास उसके जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर, उनके ऊपर जो फोर्स लगता है उसको वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। अब देखो वीक न्यूक्लियर फोर्स बनता कब है? ये अल्फा डीके कब होता है? अल्फा डीके के अंदर देखिएगा क्या होता है, जब कोई न्यूट्रॉन, क्या न्यूट्रॉन क्या होता है? जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। कहाँ एग्जिस्ट करता है? न्यूक्लियस के अंदर। जब कोई न्यूट्रॉन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, किसके ऊपर? प्रोटॉन और जो अपने पास इलेक्ट्रॉन, इनके पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है ना, तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो कौन सा होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। ठीक है, क्या आएगा? वीक न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से तो ज्यादा है। ग्रेविटेशनल फोर्स यदि हम मान के चले 1 है, कैसा? इकाई मान के चले, 1 यूनिट फोर्स मान के चले, तो ये वाला जो फोर्स होगा, ये फोर्स आएगा 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻25 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा अपना वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखो वीक जरूर है, बट जो अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स था उससे ज्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना। ठीक है, अब अपना जो थर्ड था वो थर्ड देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अब देखो हमने दो पढ़ लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद हमने पढ़ा वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, देखो हम लिख सकते हैं Fg, वो यदि 1 यूनिट था, कितना? 1 यूनिट, तो अपने पास जो अपने वीक न्यूक्लियर फोर्स मिला वो कितना था? 10⁻25 टाइम्स। यदि अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स 1 यूनिट है, तो जो वीकेस्ट फोर्स के साथ यदि हम कंपेयर करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ, तो 10⁻25 होगा। ठीक है, इतना ज़्यादा होगा इससे। थर्ड क्या अपने पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखो क्या आएगा? फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स आता है उसको क्या बोलते हैं अपने पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। और चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला जो फोर्स है उसके अंदर अपने पास एक लॉ आता है, याद रखिएगा, कूलॉम्स लॉ। क्या आता है? कूलॉम्स लॉ। और कूलॉम्स लॉ क्या कहता है आपको? किन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल, एक यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे Q1 है, क्या है? Q2, इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होता है? फोर्स इक्वल्स टू क्या आता है? Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये भी क्या आएगा? Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे K कॉन्स्टेंट आता है और इस K की वैल्यू क्या होती है? F इक्वल्स टू मिलेगा आपको 1/4πε0। ये जो है ना K की वैल्यू है, क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कॉन्स्टेंट बोला जाता है इसको। ये जो K आता है क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आती है? 1/4πε0। आगे क्या अपने पास? Q1 Q2 y में आर स्क्वायर। ये क्या? कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ किसके अंदर आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के अंदर। देखें ना, तो भाई दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा? F बराबर क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से जो कूलॉम्स लॉ कैसा है, या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे होंगे? कंजर्वेटिव होंगे। कंजर्वेटिव आपको पता है क्या होते हैं? जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, तो कैसा है? कंजर्वेटिव है। उसके साथ साथ देखें तो जो अपने पास नीचे क्या है? स्क्वायर, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? देखो जैसे हमने पढ़ा था, जो ग्रेविटेशनल है इक्वल्स टू G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। जिस फोर्स को हम बोल सकते हैं, या फिर कोई क्वांटिटी जो किसी स्क्वायर के इनवर्स या बोल सकते हैं, जैसे अपने पास जैसे F है 1/r स्क्वायर है, जो कोई क्वांटिटी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, तो उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं भाई? जो फोर्स है, क्वांटिटी है, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ा हमने, वहाँ पे भी क्या था? आर स्क्वायर इनवर्स में था, यहाँ पे भी क्या है? इनवर्स के अंदर। ठीक है, तो अब देखो इसके बारे में क्या पता चला? चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स होगा, कूलॉम्स लॉ से हम इस फोर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, एक कैसे कंजर्वेटिव होगा, सेंट्रल होंगे, ये भी कैसे होंगे? सेंट्रल फोर्सेस होंगे। और साथ साथ एक बात याद रखने की है, जो अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स था
वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव था। कैसा था? अट्रैक्टिव। और जो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। क्या होगा? अट्रैक्टिव भी हो सकता है या फिर रिपल्सिव भी हो सकता है। डिपेंड किसके ऊपर करता है? चार्जेस के ऊपर। आपको पता है भाई सेम चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं ना एक दूसरे को। अट्रैक्टेंट कौन सा होगा? अट्रैक्टिव। और रिपल्सिव कब होगा? दो सेम चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यदि अपने पास अपोजिट चार्जेस हैं तो क्या होंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जो अपना फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो कैसा? अट्रैक्टिव, रिपल्सिव। साथ ही साथ बोल सकते हो सेंट्रल फोर्स है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, कंजर्वेटिव होता है, कूलम्ब्स लॉ के थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे निकाला, यदि अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स 1 यूनिट है तो जो अपना वीक फोर्स था, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वो कितना 10⁻25 था ना, तो अपने पास इससे तो स्ट्रॉन्ग होगा कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो क्या होगा? 10⁻36 टाइम्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स 1 यूनिट है, वहाँ पे देखिए हम कंपेयर करें उसको किसके साथ? वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ, तो कितना हो? 10⁻25। और उसको ही कंपेयर करें हम अपने पास किसके साथ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ, तो कितना हो? 10⁻36 टाइम्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यहाँ पे आया समझ में। अब अपना जो लास्ट बचता है, लास्ट कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज को भी हम देखते हैं। अभी जिक्र करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या? हमने देखो वीक न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा ना, अब कौन सा अपना? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स के अंदर क्या था? जब अल्फा डीके होता है उस टाइम जो अपने पास जो पॉजिटिव बोल सकते हैं न्यूट्रॉन, या फिर बोल सकते हो आप प्रोटॉन के बीच लगने वाला फोर्स था। अब देखिए यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा? फोर्स बिटवीन, बोल सकते हैं फोर्स दैट बाइंड्स द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। अब देखो अपने पास वो फोर्स जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड रखता है। हमें पता भी किसी भी एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जैसे अपने पास ही मान लिया, यहाँ पे क्या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ना। तो जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और साथ साथ न्यूट्रॉन, ये दोनों होते हैं। इन दोनों को जो बाइंड करने वाला जो फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है तो इसकी यदि स्ट्रेंथ का जिक्र करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। यदि अपने पास देखो हम रिलेशन निकाल लेते हैं, जैसे हमने लिखा था Fg फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इसका रेशियो किसके साथ? F हमने निकाला था वीक फोर्स, उसका रेशियो निकालें Fe इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज के साथ। फिर इसका भी रेशियो निकालना है किसके साथ है? Fn, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना Fn लिख दिया हमने। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इनका यदि रेशियो निकाल दिया। यदि अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स 1 यूनिट है तो जो अपना वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा कितना होगा? 10⁻25 होगा। यदि इसके साथ हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को कंपेयर करें कितना था? 10⁻36 टाइम था। अब जो अपने पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसके साथ कितना आएगा? 10⁻38। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार पूछा जाता है भाई रिलेशन यदि अपने पास ये इतना है तो कितने टाइम स्ट्रॉन्ग होगा उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के ऊपर, यदि आपसे पूछे तो। ठीक है, अब देखो जो अपने पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है कैसा होगा? कंजर्वेटिव होता है। नेचर के अंदर कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है। और इसके अलावा आप देखना चाहो ना तो जो ये डू नॉट डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। अब जो चार्ज है ना उस चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसका काम ही क्या है? जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उनको बाइंड करना। ठीक है, तो ये अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 टाइप थे फंडामेंटल फोर्सेज, उनके बारे में हमने जान लिया। अब अपने पास बचते हैं कंजर्वेशन लॉ, या फिर इसके अलावा कुछ इन्वेंशंस हैं या कुछ डिस्कवरीज है जो हमारे साइंटिस्ट ने की थी। वो साइंटिस्ट के नाम है, उनकी जो डिस्कवरीज थी टेक्नोलॉजी के अंदर। आपने पता है स्टीम इंजन है किसने किया, रॉकेट है या बोल सकते हैं एरोप्लेन है किसने डिस्कवर किया या किसने उसको बनाया है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो अपने बुक के अंदर आसानी से। ठीक है, तो आज हमने करना था इतना ही। इसके करने के बाद हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे जो टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स।
जो यूनिफिकेशन पढ़ा था ना मैं, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स के अंदर क्या आएगा, कंजर्वेशन लॉज, और जो कंजर्वेशन लॉज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ साथ प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के अपडेट मिलते हैं, ठीक है। हम कराएंगे पूरी पूरी फिजिक्स जो +1 के अंदर आप कहते हैं सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करवाए जा रहे हैं। तो आपका एक ही फर्ज बनता है, अपने वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ जो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ पर रेड बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।